जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, आज का हमारा जो पॉलिटी का सब्जेक्ट का टॉपिक रहेगा वह है केंद्र राज्य संबंधों में रुझान, जो कि 1950 से शुरू हुआ था और बहुत लंबी लड़ाई जो है चली थी। साथियों, इस दौरान में राज्य और केंद्र के मध्य कई सारे मतभेद हुए, सुलझे उलझे और अन्य लड़ाइयाँ चलती रहीं। उसको हम विस्तार पूर्वक जो है कई चरणों में बांट कर देखेंगे। तो पिछला टॉपिक हम बहुत ही अच्छे ढंग से खत्म कर चुके थे। उम्मीद है आप सब उसे देख भी चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, वरना आगे की क्लास में आपको ज़रूर दिक्कत आएगी। साथियों, आप अपने हाथ से अपने नोट्स तैयार करिए, दोहराते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि रिवीजन उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका किसी टॉपिक को पढ़ना। अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं तो आप कुछ दिन में उसे धीरे धीरे भूलने लगेंगे, लेकिन अगर आप उसे जो है बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार उसे अपने आंखों के सामने से गुजारते हैं, तो है आपके मस्तिष्क में इस प्रकार से जो है बैठ जाएगा कि आप उसे जल्दी भूल नहीं पाएंगे। तो अच्छी पढ़ाई का यही एक तरीका है कि आप किसी चीज़ को दोहराते चलिए, बहुत ही शालीनता से पढ़ते चलिए, समझते चलिए। रटने की कोई आवश्यकता आपको कहीं पर पड़ेगी ही नहीं। मैं इस भांति से घोलकर आपके मस्तिष्क में इसे डाल दूंगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को इसी ऊर्जा इसी उत्साह के साथ। आज का टॉपिक हमारा केंद्र और राज्य के संबंधों में रुझान जो हमें देखने को मिला हमारे इतिहास में, उसी को हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो केंद्र और राज्य के संबंध में अटखड़े हुई, उसका जो प्रारंभिक चरण है 1950 से 1967 तक चला। 17 वर्षों तक चला यह प्रारंभिक जो लड़ाई थी। इसमें क्या हुआ, आइए देखते हैं। इस चरण में पूर्णतः केंद्र का प्रभुत्व था। कार्यकारी प्रस्तावों द्वारा स्थापित योजना आयोग नीति, जिसे कहते हैं योजना आयोग नीति, और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों ही केंद्र के राज्य वर्चस्व के वाहन थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने सामाजिक आर्थिक चिंताओं में, मानक नीतियों की स्थापना में, सहकारी संघवाद में सुधार करने के लिए सलाह देने वाले संस्थानों के रूप में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की। अर्थात साथियों, इसमें हमें यह देखने को मिला, मुख्य रूप से केंद्र का प्रभाव हमें देखने को मिला। केंद्र ही शक्तिशाली थी, राज्यों के पास उतनी शक्तियां नहीं थी। और कार्यकारी प्रस्तावों द्वारा स्थापित जो योजना आयोग था, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं, और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये जो दोनों आयोग हैं, दोनों ही केंद्र के राज्य वर्चस्व के वाहन थे। अर्थात इन दोनों आयोगों के माध्यम से केंद्र शक्तिशाली था और राज्य पर अपना वर्चस्व कायम रखा हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने सामाजिक आर्थिक चिंताओं में, मानक नीतियों की स्थापना में, सहकारी संघवाद में सुधार करने के लिए सलाह देने वाले संस्थानों के रूप में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा साथियों, क्यों जब राज्य पुनर्गठन की बातें उस वक्त चल रही थी, नए नए राज्यों का गठन किया जा रहा था, उस वक्त क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना नए राज्यों के बारे में सलाह देने के लिए की गई थी। आगे अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद को। अगर हम समझना चाहें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात करें तो यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। इसका गठन 1952 में कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था। न तो यह संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका वर्णन हमें संविधान में देखने को नहीं मिलता है, और न ही यह वैधानिक निकाय है, अर्थात ना तो इसका गठन किसी भी जो है संसद में किसी भी सदन के प्रक्रिया द्वारा किया गया, ना तो संविधान में लिखा गया है, ना तो संसद द्वारा इसे बनाया गया। इसका गठन 1952 में कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, सदस्य सभी केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्यों को अगर हम देखें तो योजना के क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग सुनिश्चित करना, यह इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है।
कि यदि राज्य के लिए कोई योजना बनाई जाती है तो यह जो परिषद है राज्यों का सहयोग उसमें कर सकती है, क्योंकि इसमें राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों की भी सदस्यता है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना और देश व राज्यों के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास करना, यह सब इसके जो है कार्य हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, समय समय पर योजना के कामकाज की समीक्षा करना और राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना। अर्थात हमारी नीति आयोग जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं बनाती है उस पर विचार करना भी इसका कार्य है, और जो कार्य देश में चल रहे हैं उसका निरीक्षण भी यह कर सकती है और नए कार्यों के लिए अपनी जो है विचार भी प्रदान कर सकती है। तो ये सब इसके मुख्य उद्देश्य रहे हैं। अब हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की। अगर हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात करें तो 1953 में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन उस समस्या पर विचार करने और उन सिद्धांतों और व्यापक दिशा निर्देशों की सिफारिश करने के लिए किया गया था जिन पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो लागू किया गया था, यह राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने के लिए हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य था नए राज्यों के गठन हेतु सुझाव प्रदान करना। वर्ष 1955 के सितंबर में आयोग ने रिपोर्ट दी अपनी। आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री ने एसआरसी का नेतृत्व एस फजल अली कर रहे थे। अर्थात जो आयोग की नियुक्ति थी प्रधानमंत्री ने की थी और एसआरसी का नेतृत्व जो है यानी इसका जो नेतृत्व था एस फजल अली कर रहे थे और इसके सदस्य एम पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। ये इसके सदस्य दोनों थे। आगे हम बात करते हैं तो प्रस्तावों पर आधार बनाकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसमें अनुच्छेद 350A जोड़ा गया है। अर्थात साथियों, प्रस्तावों पर आधार बनाकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। यानी अनुच्छेद 3 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को जो है संसद से पास कराया गया था। इसमें अनुच्छेद 350A जोड़ा गया था। उसके बाद निम्न के लिए भी प्रावधान किया गया है। तो कौन कौन सी बातें हैं उसको हम देखते हैं। पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन, नए राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान, आंचलिक परिषद, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग के तहत सेवाएं, इन सभी जो सेवाएं थी इन पर भी जो है प्रावधान किया गया था उस वक्त। यानी कि ये वे सेवाएं हैं जिसके द्वारा राज्य पर अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए केंद्र ने इन सब को जो है बनाया था। इन सब को पर जो है केंद्र सरकार का प्रभुत्व था। तो इस चीज को ऐसे देख सकते हैं। अब इसके साथ हमारा पहला चरण खत्म होता है। अब शुरू होता है केंद्र और राज्यों के मध्य जो दूसरा चरण हमारा चला 1967 से 1977 तक का 10 वर्षों का यह समय काल था। चौथे आम चुनाव में सीटें बहुत कम होने से कांग्रेस कमजोर पड़ी व केंद्र राज्यों में तीखी नोक आ गई। कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 सहित दल बदल और अन्य रणनीति के माध्यम से राजनीतिक नियंत्रण बहाल करने का प्रयास किया। अर्थात अनुच्छेद 356 जो कि देश में लगाने के लिए है, जो 1975 में हमने देखा इंदिरा गांधी ने जो देश में लॉकडाउन की स्थिति बनाई थी, तो उसे हमने 356 के तहत आपातकाल की जो व्यवस्था दी गई है 1956 के तहत इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल घोषित किया था देश में, और कई सारे कानूनों को रणनीतियों को बदल दिया था, जिसके तहत
एक अस्थिरता सी देश में बन गई थी। उदाहरण, राजस्थान के राज्यपाल ने विपक्षी दलों के गठबंधन को सरकार बनाने से रोकने को राष्ट्रपति शासन स्थापित करने की सिफारिश की। 1967 से 72 में केंद्र राज्य संघर्ष चरम पर था। 1975 से 77 का आपातकाल इसी का परिणाम था, क्योंकि वहाँ उस वक्त के जो समय था उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य बनती नहीं थी, क्योंकि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार थी तो राज्यों में अन्य पार्टियों का सरकार जो थी वह कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं होती थी, तो और उन्हें पलटने के लिए ये सब कार्य किए जाते थे। अब आगे बात करते हैं तीसरे चरण की, जो कि 1977 से 1989 तक का था। 1977 में जनता पार्टी चुनी गई, जिसे आज आप बीजेपी के नाम पे जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, वही उस वक्त की जनता पार्टी थी। अनुच्छेद 357A, जिसने केंद्र सरकार को राज्यों में किसी भी महत्वपूर्ण कानून और व्यवस्था के मुद्दे से निपटने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने में सक्षम बनाया था, 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था इसे। 1980 के मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस ने सत्ता को पुनः प्राप्त किया और 9 राज्यों में जनता पार्टी की सरकार को अपने पूर्ववर्ती के समान नकली तर्क का आरोप लगाते हुए हटा दिया। 4 दक्षिण राज्यों ने आगे स्वायत्तता के लिए समर्थन देने के लिए एक क्षेत्रीय परिषद के गठन की घोषणा की। केंद्र राज्य संबंध का पता लगाने को सरकारीय आयोग का गठन किया गया था उस वक्त, क्योंकि कांग्रेस जैसे ही सत्ता में आए उसने कई सारे राज्यों से पुनः जो है जनता पार्टी के जो सरकार बनी थी उसको हटाने पर कार्य किया। इसलिए अब सरकारीय आयोग जो बनाया गया, जो कि यह बताता कि राज्य और केंद्र के मध्य क्या चल रहे हैं। आगे अब हम बात करते हैं, अगर अंतिम चरण की बात करें तो यह 1989 से आगे की ओर का दौर था। 1989 के आम चुनाव में भारतीय राजनीति में बहुदलीय राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की और देश को अधिक से अधिक संघवाद की ओर अग्रसर किया। क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया था। इसमें जो है जनता पार्टी आदि ने कई सारी राजनीतिक दलों को एक करके जो है संगठन के द्वारा सरकार बनाई थी। इसमें क्षेत्रीय दलों की कीमत बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें भी उस संगठन में जोड़ा गया था। तो आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा साथियों। कल हम कंटिन्यू करेंगे, कल इस पर आगे के जो लड़ाई जो केंद्र और राज्य के मध्य चली, इस पर क्या फैसले हुए, इसका क्या परिणाम निकला, उस पर हम कल जानकारी लेंगे। और आप देखते रहिए पुराने वीडियोज को, सभी को कवर कर लीजिए और अपने हाथों से अपने नोट्स तैयार करिए। मैं हमेशा कहता हूँ दोहराते चलिए, रिवीजन करते चलिए, क्योंकि रिवीजन से अच्छा जो है कुछ नहीं होता है। वीडियो आप देखकर समझ में आएगा, किंतु बहुत जल्द भूल जाएंगे। रिवीजन करते रहेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो मिलते हैं साथियों कल नए वीडियो में, नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ, नए टॉपिक के साथ। लगे रहिए देश सेवा में। जय हिंद साथियों, जय भारत।